क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनांट RD शर्मा एक्सरसाइज 6.1 का हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है इफ A इक्वल टू दिस फाइंड द डिटर्मिनांट ऑफ द मैट्रिक्स A माइनस 2A। तो हमको इसका डिटर्मिनांट निकालना है। हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनांट ऑफ A स्क्वायर माइनस 2A। ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस 2A क्या होगा? तो A स्क्वायर माइनस 2A की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो हमको A दिया हुआ है, A स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना A इंटू A क्या है? 1 2 3 1 1 2 3 1। ठीक है, दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रो को कॉलम से। कैसे कहते हैं? रो को कॉलम से। और रो को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आप थोड़ी देर के लिए समझो कि ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर रो में कोई दो एलिमेंट है, यहाँ पे भी कॉलम में कोई दो एलिमेंट है। तो आपको क्या करना होता है? रो का फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, और फिर दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो आप इसको इससे करो, 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 1 3। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 1 1। ठीक है, 6 प्लस 1 7 3 प्लस 3 6 2 प्लस 2 4 और 6 प्लस 1 7। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे डालो 7 4 6 7 माइनस, आप देखो 2A, ए क्या है? 1 2 1 3 1। आप मल्टीप्लाई करो अंदर 2 से, तो हो जाएगा 2 2 को इसके साथ करोगे ये हो जाएगा 4। अब देखो मैट्रिक्स के केस में क्या होता है ना, 2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को इसके साथ भी 6 और फिर इसको इसके साथ 2, तो माइनस 2 4 6 2। फिर माइनस करना तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करो, 7 माइनस 2 5 4 माइनस 4 0 6 माइनस 6 0 7 माइनस 2 5। ये हो गया। ठीक है, तो हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर ऐसे आपको दिक्कत हो ना तो आप इसको बी बोल दो, इसको बी बोल दिया तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 0 0 5। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट 5 इंटू 5 25, बीच में माइनस और फिर इन दोनों का, तो 0 इंटू 0 0, तो ये हो गया 25। तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2A इक्वल टू 25। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है इफ A इक्वल टू दिस देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो हमको ये चीज निकालना। हम क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल है, हो जाएगा प्रूफ। तो आपको अगर निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A तो आपको पहले 2A कैलकुलेट करना होगा। तो 2A क्या हो जाएगा? 2 और A की वैल्यू 1 4 2 2। आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 2 इंटू 1 2, 2 को 4 के साथ 8, 2 को 2 के साथ 4 और 2 को 2 के साथ 4। ठीक है, अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। तो 2A की वैल्यू यहाँ डालो 2 8 4 4। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 4 16, बीच में माइनस 8 इंटू 4 32। तो 16 माइनस 32 ये हो जाएगा 16 माइनस, ठीक है, माइनस का 16। तो आप इसको 1 बोलना चाहते हो 1 बोल दो। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 4 2 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 2, बीच में माइनस, 4 इंटू 2 8, तो 2 माइनस 8 माइनस 6। ओह सॉरी,
2 × 4 8 हो जाएगा ना, तो 8 - 22 - 24 आना था। तो देयरफॉर 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से करोगे तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके इक्वल है, -24 के इक्वल, और 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a -24 के इक्वल है। तो आप दोनों को इक्वेट कर लोगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ये इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4a के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तुमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, x - 2 × 2x, तो हो जाएगा 2x × x - 2, बीच में माइनस 3x × -3, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x × 2x 2x², 2x - 2 ये हो जाएगा -4x। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 3x × 3 ये हो गया 9x विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2x² -4x + 9x, -4x + 9x ये हो जाएगा 5x, और इस 3 को इधर ले आओ तो ये हो गया -3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 2x² × -3 ये हो जाएगा -6x², ये हो जाएगा -6x²। ठीक है, अब आप देखो 5x को क्या करो, 5x को ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो कि उसका प्रोडक्ट ये बन जाए। तो आप 5x को लिख सकते हो ना 3x, मतलब इसको स्प्लिट कर दो। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या होता है, मतलब हम इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। तो 5x को हम लिख सकते हैं ना, और कैसे तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ना है ना कि तोड़े तो उनका प्रोडक्ट ये बन जाए। तो 5x को हम अगर लिख दे 3x - 2x, तो 3x × -2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² बनेगा। आप चेक कर लेना, अब देखो ना 3x × -2x ये हो जाएगा -6x²। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5x को ये लिख दे रहे हैं 3x - 2x, तो 2x² + 3x - 2x -3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन, ये हो जाएगा 2x + 3, यहाँ से -1 कॉमन, ये हो जाएगा 2x + 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से 2x + 3 कॉमन, और पीछे क्या रह जाएगा x - 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा, यहाँ होगा x या तो ये 0 होगा या तो फिर ये, तो मतलब x - 1 इक्वल टू 0 और 2x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से x इक्वल टू -3/2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 या फिर -3/2। ठीक है, तो आप देखो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है लेट, एग्जाम्पल नंबर 4 है, लेट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x y आर नेचुरल नंबर। हमको x और y की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर x y जो है ना वो नेचुरल नंबर है। आप ये ध्यान में रखना, x y क्या है, नेचुरल नंबर है। तो और हमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 3x(y1) इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 2 1। ठीक है, अब आप इसको इवेलुएट करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 3 × 1 3, बीच में माइनस x × y एक्स वाई, इसको करोगे तो क्या बनेगा, 3 × 1 3, बीच में माइनस 4 × 2 8, ये हो जाएगा 3 - xy और 3 - 8 -5 -xy, इसको उधर ये हो जाएगा -5
-3, ये हो जाएगा -xy इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो xy इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हमको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और y निकालना है, ठीक है। तो यहां से x और y क्या हो सकता है, आप देखो एक्स वाई इक्वल टू 8 का मतलब है x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप फिर से सुनो कि x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देखो x इक्वल टू 2 ले लो और y इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, एक वैल्यू ये हो गई, ठीक है। x और y की एक हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, एक वैल्यू ये हो गई। आप देखो ना, और हमें बोला हुआ था कि x और y जो है ना नेचुरल नंबर, तो आप 2 और 4 नेचुरल नंबर है, 4 और 2 भी नेचुरल नंबर है। एक ये हो गया, दूसरा ये पॉसिबल वैल्यूज है। तीसरा ऐसे ले सकते हो कि x इक्वल टू 8 ले लो और y इक्वल टू 1, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। मतलब बेसिकली ना आप ऐसा समझो कि 8 के कितने फैक्ट, मतलब 8 के को आप किसके किसके मल्टीपल में लिख सकते हो, उतना ही नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और y हो जाएगा, ठीक है। फिर आप y को 8 ले लो, सॉरी x को 1 ले लो, y को 8 ले लो, ये एक हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या, बस 4 ही होंगे। हाँ यही 4 होंगे। अब अगर आप ऐसा करते हो ना तो गलत हो जाएगा। अगर आप x को ले लो 1/2 और y को ले लो 16, तो आप देखो 1/2 इंटू 16 8 तो हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। आप बोलोगे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1/2 जो होता है ना वो 0.5 होता है, और नेचुरल नंबर जो पॉइंट में ना हो, लेकिन 0.5 ये पॉइंट में है, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता, ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसलिए हम ये वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब इस टाइप की, ठीक है। तो सिर्फ यही होंगे पॉसिबल वैल्यू। अब यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। हमको इसको इवेलुएट करना। तो अगर आप डायरेक्टली इवेलुएट करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो log 512 टू द बेस 3, इसको हम लिख सकते हैं 512 क्या होता है, 2⁹ के इक्वल होता है, मतलब 2⁹ क्या होता है 512 होता है। तो आप यहाँ पे ये लिख दो 2⁹ log 2⁹ टू द बेस 3। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log m⁴n टू द बेस a को हम लिख सकते हैं n log m टू द बेस a, ठीक है। मतलब हम इस n को नीचे ले आ सकते हैं, तो आप इसको लिख दो 9 log 2 टू द बेस 3, ठीक है। अब आप देखो log 3 टू द बेस 4, इस 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। तो हम आपने ये वाला प्रॉपर्टी भी पढ़ा होगा, अगर log m टू द बेस a की पावर b, तो आप इस b को नीचे ले आ सकते हो, लेकिन 1/b log m टू द बेस a, ठीक है। अगर रहे log m टू द बेस a की पावर b, तो हम इस b को नीचे तो ले आ सकते हैं, लेकिन 1 करके 1/b log m टू द बेस a, तो यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2
log 3 to the base 2। ठीक है, फिर आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, log, अब देखो ऐसे करने से ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, वरना अगर डायरेक्ट ओपन करते बहुत हार्ड हो जाता सॉल्व करना। log 8 to the base 3, इसको आप 2 को क्या लिख सकते हो, सॉरी 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब टू द बेस 3, इस 3 को नीचे ले आओ इस प्रॉपर्टी से, log m की पावर n टू द बेस a को हम लिख सकते हैं n log m टू द बेस a, तो ये हो जाएगा 3 log 2 टू द बेस 3। ठीक है, फिर log 9 टू द बेस 4, आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब आप देखो पहले ये वाला प्रॉपर्टी लगाओ, log m की पावर n टू द बेस a वाली क्या हो जाएगा, n log m टू द बेस a, मतलब इस पावर को नीचे, तो 2 log 3। अब आप देखो यहाँ पे ये वाला लगाओ, अगर रहे log m टू द बेस a की पावर b, तो हम इस b को नीचे ले आ सकते हैं, लेकिन 1 अपॉन करके, 1 अपॉन b log m टू द बेस a हो जाएगा, तो आप इस 2 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 टू द बेस 2, कैंसल, ये हो जाएगा फाइनली log 3 टू द बेस 2। तो आप यहाँ पे रख दो, देखो इसके जगह क्या लिख रहे हैं, 9 log 2 टू द बेस 3, इसके जगह लिख रहे हैं 1/2 log 3 टू द बेस 2, इसके जगह लिख रहे हैं 3 log 2 टू द बेस 3, और इसके जगह लिख रहे हैं log 3 टू द बेस 2। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, इसको इसके साथ, 9 log 2 टू द बेस 3 इंटू log 3 टू द बेस 2, बीच में माइनस, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करोगे, ये हो जाएगा 3/2 log 3 टू द बेस 2 इंटू log 2 टू द बेस 3, यहाँ पे बेस में है ना 2 है। अब देखो आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर log a टू द बेस b रहे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log a अपॉन में log b, और यहाँ पे बेस में e लगा सकते हो। अगर log a टू द बेस b रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b, और दोनों में बेस में e लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का बेस सेम हो जाएगा। तो आप देखो 9, इसको लिख दो log 2 अपॉन log 3, और बेस में e लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो ऑब्वियस सी बात होती है। ये हो जाएगा log 3 टू द बेस log 2, बीच में माइनस, 3/2 log 3 अपॉन log 2 इंटू log 2 अपॉन log 3। देखो log 3 से log 3 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, यहाँ पे भी ऐसा ही। तो फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा, अब देखो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 9, ये 1, 9 को 1 से करोगे 9, और 3/2 को 1 से करोगे 3/2, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18, बीच में माइनस, 1 इंटू 3 3, और फिर इसको 2 इंटू 1 2, 18 माइनस 3 15/2, तो डेल्टा की वैल्यू 15/2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स Aij। मतलब हमको इस मैट्रिक्स का, आप देखो यहाँ पे हम अच्छा से लिख दे रहे हैं कि A जो है आपका 1 4 3 3 -5 5 -2 6 2, इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो आप देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर ऑफ M11, ये कौन सा एलिमेंट है, A11, तो 1 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 का माइनर को हम डिनोट करेंगे M11 से। ठीक है, और इसका माइनर होगा, ये 1 का माइनर निकालना है ना, तो आप क्या करो, 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो। ठीक है,
और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -5 × 2 -10, बीच में -5 × 6, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा -40। फिर माइनर ऑफ 3 को हम डिनोट करेंगे M2112 से, क्योंकि ये एलिमेंट है 812, ठीक है। फिर हमको ये निकालना, तो आप क्या करो, 3 का माइनर निकालना, तो 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 4 × 2 8, बीच में -3 × 6 18, ऐसे ही निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा -10, ठीक है। फिर हमको निकालना है माइनर -2 का, तो आप लिखो माइनर ऑफ, इसका माइनर को डिनोट करेंगे M13 से, क्यों कर रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि ये एलिमेंट है A13, इसलिए इसका माइनर हो जाएगा M13, ठीक है। तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर का -2 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो -2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 4 × 5 20, -3 × -5 -15, तो ये हो गया 20 + 15, ये हो गया 35, ठीक है, 35 हो गया। फिर नेक्स्ट माइनर ऑफ 4, ये एलिमेंट है A21, तो इसका माइनर को हम डिनोट करेंगे M21 से, माइनर ऑफ M21, मतलब हम 4 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो 4 के सामने वाला रो, मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा दो, इसको हटा दिया, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 3 × 2 6, 3 इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, 3 × 2 6, 5 × -2, फिर बीच में माइनस, और 5 × -2 -10, ये हो जाएगा 6 + 10 16। फिर माइनर ऑफ -5, इसका माइनर को डिनोट करेंगे M22 से, तो -5 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, ये हट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, अब देखो ये हट गया और ऊपर से ये हटा दिया, ये और ये हटा दो, तो 1 × 2, देखो सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, तो 1 × 2 2, बीच में -3 × -2 -6, ये हो जाएगा 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। नेक्स्ट माइनर ऑफ M23, तो मतलब माइनर ऑफ 6 कैसे निकलेगा, 6 के सामने वाला रो, ये वाला रो और 6 के सामने वाला कॉलम हटा दो, मतलब ये कॉलम हटा दिया और ये रो हटा दिया उसका, ठीक है, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 5 5, बीच में -3 × 3 9, तो 5 - 9 -4। नेक्स्ट माइनर ऑफ 3, तो माइनर ऑफ, ये एलिमेंट कौन सा, A31, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर होगा M31, ठीक है। 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम, ये है 3 के सामने वाला रो, 3 के सामने वाला कॉलम, और ये 3 के सामने वाला रो हटा दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 3 × 6 18 -5 × 2 10, तो 18 - 2 18 - 10 8। फिर माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ M32, 5 का माइनर कैसे निकालोगे, 5 के सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो हटा दो, हटा दिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 6 1 × 6 6, बीच में माइनस, और 4 × -2 -8, 6 + 8 14। फिर अब लास्ट बचा है माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 क्या हो जाएगा M3, क्योंकि एलिमेंट है A3 थी,
तो 2 के सामने वाला कॉलम और 2 के सामने वाला रो हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 1 इंटू -5, -5 बीच में माइनस, और 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया -5 -12, ये हो गया -17। ठीक है। नेक्स्ट कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं सी से, और हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला होता है CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। यही फॉर्मूला होता है सी का, कोफैक्टर का। अब देखो मैं बोलूँगा ना, ये फॉर्मूला मत याद रखो, आप सीधा ऐसा याद रखो, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ C11, अब देखो माइनस का क्या मतलब है? -1 की पावर का मतलब या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, और वो माइनस और प्लस कैसे डिसाइड हो रहा है? इन दोनों का सम से। अब देखो अगर इन दोनों का सम आया 1 + 1 2, तो अब देखो -1 की पावर 2 करोगे यहाँ के लिए, और यहाँ पे लिखोगे M11, तो C11 का मतलब क्या? या तो यहाँ पे -1, यहाँ पे आएगा माइनस या प्लस, और फिर M11 रख देंगे। ठीक है। C12 का मतलब यहाँ पे माइनस या प्लस, और फिर वहाँ बगल में M12। ठीक है ना, यही कर रहे हैं। अब देखो इन दोनों का सम किया, -1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, फाइनली M11 आ गया, और M11 क्या है? -40। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ C11। ठीक है। अब देखो ईच एलिमेंट का निकालना था इसलिए, फिर इसका कोफैक्टर निकालना है, तो आप करो, देखो कोफैक्टर ऑफ 3 मतलब C12। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 2 3 क्या है? ऑड है तो माइनस लगा दो, और फिर माइनर ऑफ M12 क्या है? -10, यहाँ लिख दो, हो गया 10। फिर इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ C13 मतलब इसका, अब देखो इन दोनों का सम करो, 1 + 3 4 ऑड, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिखो, और फिर माइनर ऑफ M13 लिख दो, क्या है? 35, हो गया। फिर इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ C21 इन दोनों का सम करो, 1 + 2 3 क्या है? ऑड है ना, तो माइनस लिखो। अब देखो ऑड है तो माइनस आएगा, और इवन है तो प्लस आएगा, माइनस लिखा, और फिर M21 क्या है? M21 है 60, तो यहाँ पे लिख दो -60, हो गया -60। कोफैक्टर ऑफ C22, आप इन दोनों का सम करो, 2 + 2 4 है ना, इवन है तो प्लस लिखो, और फिर M22 की वैल्यू 8 लिख दो, हो गया। फिर कोफैक्टर ऑफ C23, इन दोनों का सम करो, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 क्या है? ओड है तो माइनस लिखो, और फिर M23 क्या है? -4 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ अब 3 का, तो इसके लिए होगा C31, इन दोनों का सम करो, 3 + 1 4 क्या है? इवन है तो प्लस, और फिर M31 की वैल्यू 8, तो हो गया +8। फिर कोफैक्टर ऑफ C32, इन दोनों का सम करो, 3 + 2 5 क्या है? ऑड है तो माइनस, और फिर M32 का वैल्यू 14, तो हो गया -14। ठीक है। फिर कोफैक्टर ऑफ C33, इन दोनों का सम 3 + 3 6 इवन है तो प्लस लिखा, और फिर M33 की वैल्यू -17, तो फाइनली -17 हो गया खत्म। ठीक है। तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट।
हमको इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। ऑल्सो प्रूव दैट कि डिटर्मिनेंट लाइज बिटवीन 2 to 4, और हमको ये भी दिखाना है कि जो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा ना वो 2 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग 2 है और इंक्लूडिंग 4। तो आप पहले ना इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। आपका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1। ठीक है, अब देखो हम ना इस वाले रो से एक्सपैंड करेंगे। तो ये कौन सा एलिमेंट है? A11 1 + 1 2 2 हो जाएगा। 2 क्या है? इवन है ना, तो इवन है तो यहाँ पे आप लिख लो प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप देखो +1 ये लिया ना, तो इसके सामने वाला रो +1 लिया तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 1 × 1 1, बीच में माइनस साइन, देखो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पहले का है तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, फिर माइनस साइन थीटा लो, माइनस साइन थीटा के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस -1 इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर +1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बीच में -1 इंटू 1 -1। ठीक है, तो 1 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये हो गया माइनस साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा +1 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस +1, तो हो गया 1 + साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये और ये कैंसिल 0, तो ये फाइनली पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 × साइन थीटा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट ये प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है ना वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग 2 और इंक्लूडिंग 4। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम साइन थीटा, आप ये जानते हो कि साइन थीटा का जो रेंज होता है ना वो -1 से 1 होता है, मतलब साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, अब आप देखो, अब आप स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया जी? तो आप देखो, आप ऐसा मत कर देना ना कि साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, तो आप जब स्क्वायरिंग करो तो -1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो -1 का स्क्वायर 1 साइन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो अब देखो अगर ऐसे कर दें तो गलत हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। अब देखो ना 1 और 1 और इक्वल है, तो मतलब साइन थीटा 1 ही के इक्वल है ना। 1 और 1 के बीच में कोई नंबर थोड़ा ही आता है, 1 ही तो आएगा सिर्फ। ठीक है, लेकिन आप गौर करो, आप देखो यहाँ पे है -1, यहाँ पर है 1, हम इस पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं, बीच में 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आएगा -0.4 -0.5। अब देखो -0.5 का स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 0.25, यहीं पर आएगा। फिर -0.4 का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ 0.16, वो यहाँ पर आ जाएगा। 0 का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। तो आप देख रहे हो
आप -1 का स्क्वायर करो 1, और आप जो भी नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर करो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो इधर जो है ना वो 0 पॉइंट में रहेगा, मतलब 0.2 -0.3, तो ये हो जाएगा -0.09। तो आप जो भी मतलब +0.09, तो आप 1 से छोटी वैल्यू उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो और छोटा हो जाता है। अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में और उसका स्क्वायर करते हो तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा। और 0 और 1 भी आ रहा है तो टोटली जो रेंज होगा वो कहाँ होगा, 0 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर कर रहे हो तो 0 आ रहा है और 1 का स्क्वायर कर रहे हो 1, और बीच में ये कुछ और नंबर्स आ रहे हैं। तो फाइनली जो रेंज होगा वो 0 to 1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव होके इस साइड ही आने वाला है। तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो साइन आप याद भी रख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, क्योंकि आप स्क्वायरिंग कर रहे हो ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और आपने 0 का स्क्वायर किया 0 आया, -1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर किया 1 आया, फिर इसका स्क्वायर किया तो इधर आया, इसका स्क्वायर किया इधर आया, इधर का नंबर का स्क्वायर करोगे इधर आएगा, तो ये पूरा घना सा बन जाएगा ना। तो फाइनली हम इसको रेंज में बोल सकते हैं ना कि हाँ ये इस इंटरवल में साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा इस इंटरवल में लाई करेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू -0.5 भी होता है, -1/2 होता है ना, तो ये -0.5 ही तो होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप 1 हम ना क्या करेंगे, ये पूरा चीज़ यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, ये पूरा चीज़ हम बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर थीटा तक हो गया, हमने साइन थीटा से चला था -1 to 1, फिर हमने देखा कि हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। अब हमको +1 चाहिए तो आप सब तरफ +1 ऐड करो, कर दिया तो ये हो गया 1। अभी तक हम 1 + साइन स्क्वायर थीटा 1 + 1 2 यहाँ तक बना चुके हैं। अब हमको 2 चाहिए तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो सब में, तो ये हो गया 2 × 1 2, और ये क्या है डेल्टा के बराबर है, और 2 × 2 4। तो आप देखो आपका प्रूफ हो गया, यही तो आपको प्रूफ करना था, आप देख लो एक बार, ठीक। तो आई होप आपको ये वाला चीज़ क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे बना। आप देखो जो भी नंबर आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, 0.16 0.12 0.09, तो हमने लिखा 0 से 1। अब दोनों पे इक्वल टू का साइन इसलिए आया क्योंकि 0 का स्क्वायर कर रहे थे तो 0 आ रहा था, तो 0 भी इंक्लूड है, और 1 का स्क्वायर करने पे 1 भी आ रहा था तो 1 भी इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ डब्बा डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, greatest integer less than or equal to the real number under the consideration x lies between -1 to 0 including -1 excluding 0, y lies between 0 to 1 including 0 excluding 1, z lies between 1 to 2 including 1 excluding 2, then find the following value of the determinant। तो हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो आप देखो सॉल्यूशन, अब देखो अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने जाओ ना दिक्कत हो जाएगा, ऐसे हम फिलहाल लिख लेते हैं जो हमको डिटर्मिनेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y + 1। हम देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z + 1, ठीक है। अब आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, मैं वो पहले बता देता हूँ उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप देखो अगर हम बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1, आप देखो इसके नाम में ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर आने वाला है, लेकिन क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द रियल नंबर। अगर इंटीजर है तो उसका आंसर इंटीजर आएगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है पॉइंट में है तो क्या होगा, अब देखो
ये है 2.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर लेस देन, इससे लेस देन मतलब इससे छोटा, तो लेस देन हमको कहाँ मिलेगा, 2.1 से लेस देन जो मिलेगा वो इसके पीछे मिलेगा इधर, और इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आता है, आप देखो 2, 1, 0, -1, बहुत सारे इंटीजर आते हैं, लेकिन सो ऑन ऐसे आते जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर क्या आता है, 2.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर आता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। अगर आपको अभी तक इसमें दिक्कत है तो एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमको बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.3 क्या होगा, तो आप देखो लेस देन का मतलब होता है कि उससे छोटा। अगर हम यहाँ पे अच्छा से लिखना चाहें तो आप यहाँ पे x लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर आप ध्यान से सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर उस फंक्शन में x इंटीजर है तो उसका आंसर इंटीजर आएगा, ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। अगर इंटीजर है तो उसका आंसर इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर आएगा, मतलब जो भी आएगा उसे लेस देन आएगा, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन मतलब उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। तो -2.3, आप देखो -2.3 के पीछे, क्योंकि लेस देन बोला या फिर इक्वल टू बोला, तो लेस देन, आप देखो -2.3 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, इसके पीछे -3 आता है, -4, बहुत सारे इंटीजर आता है, -5 सो ऑन आते जाता है, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर क्या, -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.3 के आंसर आएगा -3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और देखो 5.1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.1 क्या आएगा, अब देखो 5.1 के पीछे देखो, 5.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आता है, बहुत सारा आता है, सबसे बड़ा इंटीजर जो होता है वो 5 आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसी तरह से यहाँ पर जो x है ना, x -1 और 0 के बीच में दिया हुआ है, जहाँ पे -1 इंक्लूड है और 0 इंक्लूड नहीं, तो आप जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, x जो है आपका -1 से 0, ये इसकी आंसर आएगा -1। अब बोलोगे कि -1 कैसे आ गया, आप देखो यहाँ पर -1 और 0, ये x है जो इसके बीच में है, ठीक है ना, x के बीच में x कुछ भी है, ठीक है, जहाँ पे -1 है और 0 है नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1, आप चेक करो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 पर ओपन सर्कल, मतलब आप 0 यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते, x की जगह आप 0 रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 इंटीजर है ना, तो आंसर इंटीजर, जो इंटीजर अगर रहता है तो उसका आंसर वही आ जाता है, -1 का -1 आ जाएगा। अगर अब देखो इसके बीच में आएगा -0.1, -0.2, अब देखो -0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.1 क्या होगा, -0.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर, अब देखो सबसे बड़ा इंटीजर तो -1 ही आएगा ना, उसके बाद -2, -3, इस तरह से सो ऑन रहेगा, लेकिन -0.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब फंक्शन, मतलब आप उसके पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर, तो -0.1 के पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर -1, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। एक मिनट, अब देखो मैं रेंज को लाल पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक है, रेड पेन से कर दे रहा हूँ कि इसके बीच में है x, या फिर आप यहाँ पे देखो x जो है वो -1 से 0 के बीच में है, ये है x का रेंज, जहाँ पे 1 इंक्लूड है और 0 एक्सक्लूड है। ठीक है, देखो आपने x के जगह -0.1 डाला, आंसर -1 आ गया, इसी तरह से इसके बीच में -0.2 लो डालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.2, -0.2 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर -1, तो इसका भी आंसर -1 आ गया। फिर आप यहाँ से जो भी पॉइंट लो उसके सबसे
पीछे सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा इंटीजर -1 होगा, यहाँ से पॉइंट लो, इसके पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर -1, यहाँ से पॉइंट लो, इसके पीछे देखो सबसे बड़ा इंटीजर -1। तो फाइनली जो अगर x इस रेंज में है ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप देख रहे हो ना, -1 डाले तब भी -1 आया, -0.1 डाले तब भी -1 आया, -0.2 डाले तब भी -1 आया, मतलब इसके बीच से आप जो भी डाल रहे हो वो -1 आ रहा है। तो हम फाइनली बोल सकते हैं ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है, वो -1 है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब आप देखो y जो है वो y है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, मतलब ये है y जो है ना, नेक्स्ट आप देखो y जो है ना वो क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो आप देखो 0 और 1, ये 0 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूडेड है, इसके बीच में आपको y लेना है। ठीक है, आप लो, देखो 0 लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 0 होगा, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर आता है। अब देखो ग्रेट, इसके बीच में से और कोई पॉइंट लो 0.1, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 क्या होगा। अब देखो 0.1 ये है, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या आ रहा है, 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह से 0.2 यहाँ पर होगा, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.2 भी 0। इसी तरह से आप 0.9 लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9 वो भी 0 हो जाएगा। देखो ना, ये है 0.9, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 0 ही आता है, वो भी 0। तो आप देख रहे हो 0 पॉइंट, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9999 भी लोगे ना, क्योंकि वो भी आप ले सकते हो, आप देखो 1 नहीं ले सकते लेकिन 0.999 तो ले ही सकते हो। तो 0.999999 इसका, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 0, तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। तो आप फाइनली देख रहे हो, आप इस 0 और 1 के बीच में से कोई भी वैल्यू ले रहे हो, उसका वैल्यू 0 ही आ रहा है। तो फाइनली अगर आप y को 0 और 1 के बीच में लोगे ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y जो होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट z के बारे में। अब देखो z जो है ना वो आप 1 और 2 के बीच में ले रहे हो, तो आप देख रहे हो अगर आपने x को -1 और 0 के बीच में लिया था, तो इधर साइड वाला -1 आया था उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद रहे, आप जो इंटरवल ले रहे हो ना वो सिर्फ, अगर आप इसका डिस्टेंस देखो ना तो सिर्फ 1 है। 0 -1 इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 0 -1 मतलब ये x बिलोंग्स टू -1 to 0। ठीक है, तो इस इंटरवल का लेंथ होगा ना वो दिस माइनस दिस 1 हो जाएगा। उसी तरह से 1 - 0 1, 2 - 1। अब देखो हर इंटरवल का लेंथ जो रहता है ना वो क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, तब आपका ये रिजल्ट आ रहा है। अगर आप ऐसे ले लेते ना कि, तो फिर इसका रिजल्ट y जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो y है ना वो यहाँ पर 0 और 1 दोनों आ सकता है। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना कि अगर कोई सा भी रेंज मिले तो उसका इस साइड वाला जो रहेगा वही आएगा, ऐसा समझ के याद मत कर दीजिएगा। तो अब देखो अगर जो लेंथ ऑफ इंटरवल अगर 1 है ना, तो जो इस साइड रहता है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आप इसका लोगे तो इधर साइड वाला आ जाता है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y क्या आ रहा है, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, अगर आप x इस बीच में ले रहे हो तो -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये 1 हो जाएगा। इस साइड वाला ही क्यों आ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए आ रहा है ना क्योंकि यहाँ पे लेस देन बोला है, तो सब इस रेंज में सबसे छोटा इंटीजर जो है वो -1 है, इसलिए -1। 0 है तो 0, और अगर ये इंक्लूड है तब भी यही होगा, अगर नहीं होता तो भी यही होता। ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसका आपको देते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। अब देखो z जो है ना वो क्या है, 1 और 2 के बीच में है, जहाँ पे 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है, इसके बीच में है z। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 निकालो, इंटीजर का इंटीजर आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1, इसके बीच में 1.1 आता है, 1.2 भी आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1। अब देखो 1.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 1,
वन ही आता है, तो इसका वन हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1 1। ग्रेटेस्ट इन 1.2 भी आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2। अब देखो 1.2 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 1 आता है, तो 1 हो गया। फिर इसी तरह से 1.9 भी आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9। अब देखो 1.9, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 1, इसका भी आंसर 1। अभी तक 1 से 1.9 तक लिया, अभी तक 1 आ रहा है, अभी तक वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9999 भी लोगे तो क्या हो जाएगा, 1.99999। इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 1 हो गया इसका आंसर। तो अब देख रहे हो इसका आंसर 1 ही आएगा। एक तो तरीका हो गया कि आप इसके बीच में से कोई भी नंबर लो और डाल के देखो, 2 4 डालो, क्लियर हो जाएगा। एक और मेथड होता है कि आप ग्राफ बना लो, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना लो। आप देखो ग्राफ कैसे बना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर 0 पे तो 0 होता है, और इसका ओपन सर्कल का मतलब होता है कि 1 पर 0 नहीं होता है, क्योंकि अभी आपने देखा 1 पर क्या होता है, 1 पर तो 1 होता है। ये होता है ग्राफ, यहाँ पर 1, ये -1, तो 0 पर 0 होता है, -1 नहीं होता है, -1 पर -1 होता है। तो आप देख रहे हो ये होता है रेंज, और ये होता है, ये जो आप एक्स में डाल रहे हो तो ये डोमेन। तो आप देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 क्या है, 0 आ रहा है पूरा, तो वही तो मैंने बताया 0। फिर 1 से 2 के बीच में देखो, जब z 1 से 2 के बीच में था, उस जब 1 और 2 के बीच में हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आता है। अब देख रहे हो 1 आ रहा है, इस 1 और 2 के बीच में आप कुछ भी लो, वैल्यू 1 ही आ रही है। फिर -1 से 0 के बीच में अगर आप कुछ भी लेते हो, अब देखो कुछ भी लो, देखो -1, तो इस पूरी मतलब अगर आप 0 से -1 के बीच में ले रहे हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आता है। ठीक है, इससे भी हो सकता है क्लियर। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फिर आप वैल्यू डालो बस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1, -1 + 1 0, -1 -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y 0, तो 0 1 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z 1 1 1 1 + 1, ये हो जाएगा 2। एक्सपैंड करो, खत्म। अब देखो हम इस वाले रो से एक्सपैंड करें, ये वाला कौन सा एलिमेंट है, a11 है। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या है, इवन है तो प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। फिर ये 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दिया, जो बचा सो 0, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस, 0 × 1 0। फिर -0, इस 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो हटा दी जो उसको बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -1 × 2 -2, बीच में माइनस, -1 × 1 -1। फिर +1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटाओ, -1 × 0 0, बीच में माइनस, -1 × 1 -1। अब देखो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 0, तो फाइनली -1 -1 हो जाएगा, और 1 को 1, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा। हो गया सॉल्व। अब देखा, ये सॉल्व कर लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कि ये जो डिटरमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट है थीटा। तो आप कुछ भी मत करो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, आप लास्ट में देखना कि कहीं थीटा आएगा ही नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा थीटा से। ठीक है, तो आप पहले इसको डेल्टा के बराबर ले लो, x sin थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा -x 1
cos थीटा x1, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये है a11। अब दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या है, इवन है, इवन है तो प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। अब आप एक्सपेंड करो, प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, एक्स के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो माइनस एक्स इंटू वन, माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स, फिर माइनस साइन थीटा, साइन थीटा के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो माइनस साइन थीटा इंटू वन, माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स, तो एक्स कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो माइनस साइन थीटा इंटू वन, माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस एक्स कॉस थीटा, एक्स माइनस एक्स माइनस 2x माइनस साइन थीटा। आप देखो माइनस माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया, ऐसा समझो, साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -2x², इसको मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा फिर इसको इसके साथ, ये हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है क्या, बिल्कुल मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर 1, तो अब देखो माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू वन -1, तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे माइनस एक्स, और इस वाले कॉलम को हटाओगे तो इसका तो कोई टेंशन नहीं, ये वाला सही हो जाएगा। इसके साथ करोगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर x नहीं आने वाला है, ठीक है। बस यही छोटा सा मिस्टेक है, x तो x, यहाँ पर x और यहाँ पर x, नो x, यहाँ पे x नहीं होगा, बस। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब देखो इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। लेकिन याद रहे कि ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तो आप देखो दोनों एंगल सेम है, तो ये 1 हो जाएगा, तो -x³ -x प्लस x, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसर, फाइनली आ गया -x³। अब देखो यहाँ पर कोई थीटा नहीं, तो ये कैसे थीटा, तो आप देखो थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया ना, थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसे, ये तो इंडिपेंडेंट है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप देखो एक बार,